नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 में पेपर सेकेंड में यानी कि सामाजिक विज्ञान के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4। आज आपको पढ़ाने वाले हैं मानचित्र। जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर में भूगोल में आपको ग्लोब पढ़ाया था बहुत ही बेसिक से, उसी तरीके से अगर बात करें तो उसके आगे का भाग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसके आगे का ही भाग है आपका मानचित्र। तो मानचित्र के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ाने वाले, क्योंकि दोस्तों इससे आपको एग्जाम में जो है आपके पेपर 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी दोस्तों 7 जुलाई के पेपर में आपको 100% गारंटी है, यानी श्योर है कि 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिलेगा। तो जितना आपको पढ़ा दें उसको बेसिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो पाए, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और बहुत ही अच्छे से, और पढ़ाने के बाद आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यह सच है कि आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि 60 प्लस आप स्कोर कर पाएँ। तो 60 नहीं तो आपको 50 प्लस स्कोर होना चाहिए, है ना। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस क्लास को जरूर अपने फ्रेंड में जरूर ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हम लोग घंटी की दुआ का ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जरूर जुड़िएगा। या फिर टेलीग्राम पर आप एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च कर लेंगे, चैनल का नाम, ठीक है, EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे। और क्लास का टाइम हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, शाम को जो है आपका क्लास रोजाना शाम को 7 बजे रोजाना चलेगा। और बहुत ही जल्द हम आपको एक टाइम टेबल के माध्यम से ये भी बता देंगे कि किस दिन कौन सा मतलब कि इसी में यानी सामाजिक विज्ञान में किस दिन आपका इतिहास रहेगा, किस दिन आपका भूगोल चलेगा, और किस दिन जो है आपका नागरिक शास्त्र चलेगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द जो है शाम को 5 बजे जो है हम बहुत जल्द जो है आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये भी आकलन मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या हमें तैयार करना चाहिए, है ना। तो इस सब चीज़ों के लिए भी हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसको भी बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा, और किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम होती है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं मानचित्र। तो पहले हम आपको बताए थे कि पिछले क्लास में हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया था। तो ग्लोब को हमने आपको यही बताया था कि ग्लोब पर हम देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में उसको हम उस पर हम लोग दिखाते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। अब हम इस क्लास में हम जानेंगे मानचित्र के बारे में, यानी कि हमें मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपके मन में भी तो यही सवाल उठ रहा होगा कि हमें मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग मानचित्र देखेंगे, और मानचित्र के अंतर्गत हम मानचित्र के बारे में जानेंगे। मानचित्र हमारे कितने प्रकार के, भौतिक मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और थीमेटिक मानचित्र। उसके बाद दूरी क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। प्रतीक क्या है, दिशा क्या है, और आपका खाका क्या है, रेखा चित्र क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये क्लास बिल्कुल आसान है, और इस क्लास को आप छोड़िएगा मत, नहीं तो आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल आपके कटने वाले हैं, है ना। और इससे बहुत सारे आपको सामान्य जानकारी भी इस चैप्टर के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कहता है कि ग्लोब जो है हमारा, कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ग्लोब के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे इसी में कहता है कि लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे किसी देश यानी अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अगर विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। कौन? ग्लोब। तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मानचित्र की। तो कहता है कि ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, जैसा कि आप मानचित्र देख रहे हैं, जैसे कि आप भारत का मैप देख सकते हैं। लेकिन आगे इसी में कहता है कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। आगे कहता है कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, यानी जैसा आवश्यकता होती है उस तरीके से मानचित्र तैयार किए जाते हैं। आगे कहता है कि दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है
तब एक एटलस बन जाता है। यानी कि ध्यान समझिएगा कि जब हम एक मानचित्र एक या एक से यानी कि बहुत सारे मानचित्र को अगर हम इकट्ठा अगर एक जगह दर्शाएं तब वो हमारा क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ मानचित्र नीचे वर्णित किए गए हैं यानी दर्शाए गए हैं। तो आपकी यानी कि एनसीईआरटी यहाँ पर 3 प्रकार के मानचित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। यानी कि हमने आपको बता दिया कि अगर पृथ्वी के बारे में अगर गणना करनी तब हम ग्लोब का सहारा लेंगे, लेकिन किसी देश, राज्य, जिला और गांव का अगर हमें गणना अगर विस्तार से करनी तब हम जो है मानचित्र का सहारा लेंगे। ध्यान समझिएगा, ग्लोब क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, दोनों में अंतर आपको पता अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको घुमा फिरा कर सीटेट में पूछे तो आप आसानी से दे पाएँ, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि जो है यहाँ पर 3 प्रकार के आपके मानचित्र हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग एक पॉइंट जान लेते हैं। तो पहला है आपका भौतिक मानचित्र, नाम से ही क्लियर है, भौतिक यानी इसमें जो है किसी भी अगर मान लेते हैं कोई देश का अगर मैप है तो उसमें इसमें क्या होगा कि पर्वतों, पठारों, मैदान, नदियों इत्यादि को दर्शाया गया होगा। तो वही कहता है कि ध्यान समझिएगा कि भौतिक मानचित्र में कहता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों यानी जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहेंगे, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जैसे में आप ले लीजिए किसका, भारत का मैप ले लीजिए, ठीक है। भारत का जो है आप मैप ले लीजिए और जिसमें क्या दर्शाया गया हो, पर्वत दर्शाया गया हो, ठीक है, पठार दर्शाया गया हो या फिर नदियाँ दर्शाई गई हों, महासागरों को अगर दर्शाया गया तो इस तरीके से अगर आपको मैप दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा मैप है, आपका भौतिक मानचित्र या भौतिक मैप है, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका है वो दूसरा आपका इसमें दर्शाया गया राजनीतिक मानचित्र। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो राजनीतिक मानचित्र में जो है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या, जैसे कि अपना देश हो गया तो देश में क्या होंगे, राज्य होंगे, उनके जिले होंगे, ठीक है, शहर होंगे, गांव होंगे। इस तरीके से अगर दर्शाया जाता है या किसी देश का सरहद दर्शाया जाता है तो इन सभी मानचित्रों को जो है हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। आप कोई भी मैप आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई भी आप मानचित्र देखिए जिसमें इस तरीके से राज्यों, नगरों, शहरों को अगर दर्शाया गया है या किसी देश की स्थिति को दर्शाया गया है तो उस मानचित्र को आप क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। और जो इसमें तीसरा मानचित्र दिखाया गया वो है आपका थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। कहता है कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस तरीके के मानचित्र में अगर इस सभी दर्शाए जाते हैं जिसमें कि सड़क मानचित्र, वर्षा, उद्योग, इस सभी चीज़ों को अगर दर्शाया जाता है उसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है, ठीक है। अब जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वो है आपका ये वाला पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको हम इम्पोर्टेंट बोले उसको आप तुरंत नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। याद रखिए, सीटेट में शायद पूछा गया क्वेश्चन या सीटेट में ये आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रखिएगा। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका दूरी, दिशा और प्रतीक। इन तीनों के सहारे से हम जो है किसी भी मानचित्र को हम बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इसमें हम पॉइंट आपको हम एनालिसिस करते हैं यानी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे दूरी की, यानी किसी भी मानचित्र को दर्शाने के लिए दूरी का क्या महत्व होता है उसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक बार आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे आपको बेसिक जानकारी भी साथ में मिलने वाले हैं। और अगर ये पूरी क्लास आप देख लेते हैं तो इससे अगर क्वेश्चन कोई भी सीटेट में मिलेगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे, उसका सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि एक मानचित्र में दूरी का क्या महत्व होता है उसके बारे में। तो कहता है कि मानचित्र एक आरेखन होता है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है या
यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ठीक है, यानी कि आप भी किसी भी चीज़ का आप भी मानचित्र बना सकते हैं, बस उसका क्या है, सब कुछ का आपको बिल्कुल सावधानी से ध्यान देना है कि कितने छोटे में बना रहे हैं, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान का। अगर सब कुछ आप अच्छे से उसके प्रतीक और दिशा और दूरी के हिसाब से अगर करते हैं तो आप एक सही मानचित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो कहता है वही कि यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि एक मानचित्र को बनाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, दूरी, दिशा और प्रतीक। इनके बगैर आप मानचित्र को नहीं बना सकते हैं। तो कहता है पैमाना जो है उस स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जैसे आप भारत का मैप देख रहे हैं, ठीक है, आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं ना, तो उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य की तो दूरी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एक पैमाने के हिसाब से उसको दर्शा दिया जाता है कि इतने इतने पॉइंट का अगर हमने माना हुआ है तो इतने बराबर इतने किलोमीटर के, इस हिसाब से आप जो है सही गणना कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा, एक पैमाना आपको चुना जाता है, मानना पड़ता है। ठीक है, आगे कहता है उदाहरण के लिए कहा है वही कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जा सकता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जो है वो स्थल के 5 किलोमीटर को बराबर होगा, यानी 5 किलोमीटर को क्या करेगा, वो दर्शाएगा। ठीक है, आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर जो होगा 5 किलोमीटर के। इसी तरीके से आप किसी भी मैप को दर्शा सकते हैं। ऐसा नहीं 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर के ही ले सकते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, 100 किलोमीटर के बराबर भी ले सकते हैं। जैसा आपका मानचित्र रहेगा वैसा आप क्वांटिटी मान सकते हैं, पैमाना मान सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग जो है छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि मानचित्र में जो है 5 सेंटीमीटर स्थल को जो है 500 किलोमीटर के बराबर हम मान सकते हैं। ठीक है, को दर्शाता है। इस तरीके से आप मान सकते हैं, जैसा आप किस चीज़ का मानचित्र बना रहे हैं उस हिसाब से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब आगे ध्यान समझिएगा, कहता है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव, शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम जो है बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में हम मानचित्र पर जो है 5 सेंटीमीटर हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। एक पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा आप सभी कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप मान लेते हैं आपने भारत का नक्शा बनाया, ठीक है, मैप बनाया, तो भारत में आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की अगर दूरी तय करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मानेंगे। यानी कि आप इस तरीके से मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर के। जबकि अगर आपको अपने गांव का अगर मानचित्र अगर बनाना होगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितने के, 50 मीटर के। ठीक है, या फिर आप 100 मीटर मान सकते हैं, इस तरीके से मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या आपका छोटा पैमाना है। ये क्या आपका छोटा पैमाना है और इससे जानकारी कम मिलेगी। जबकि ये जो 5 सेंटीमीटर आपने जो मान करके किया, इससे जानकारी आपको
बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो वहीं ये पॉइंट कहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र को, इसमें आपने पैमाना कितना माना, बड़ा माना है, ठीक है। देखिए 5 सेंटीमीटर माना हुआ, जबकि यहाँ 1 सेंटीमीटर माना था, और इसको कितना माना, 100 किलोमीटर के बराबर, जबकि 5 सेंटीमीटर को अपने 50 मीटर या 100 मीटर के आसपास माना। तो वहीं कहा है यहाँ पर कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये सीटेट के लिए जो है आप नोट पॉइंट रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी बेसिक में। अब जैसे यहाँ पर एक खेल का मैदान यहाँ दिखाया गया है और सामुदायिक केंद्र, कुछ इस तरीके से फिगर है ना। तो आप किसी भी चीज़ को आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, दूरी, ठीक है, दिशा और पैमाना, ये 3 चीज़ अगर अच्छे से मानते हैं तो आप किसी भी मानचित्र को आप दर्शा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से दर्शाया भी गया है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, दिशा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि दिशा कैसे हम मानेंगे। तो यहाँ पर जो है एक गांव का ये जो फिगर है ये एक गांव का मानचित्र दर्शाएगा, जिसमें एक सामुदायिक केंद्र कहाँ पर है, पेड़ कहाँ पर है, खेल का मैदान उस गांव में कहाँ पर है, विद्यालय कहाँ पर, कुआं कहाँ पर, दुकानें कहाँ पर है, ठीक है, सड़कें कैसे कैसे, घर किनका किनका कैसे कैसे है, ठीक है। ठीक इस तरीके से दिखाया गया और पैमाना इसमें माना गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दिशा की, यानी कि एक मानचित्र में दिशा का भी उतना ही महत्व होता है जितना दूरी का होता है, जितना पैमाना का होता है। तो कहता है कि दिशा जो है अधिकतर मानचित्रों में ऊपर जो है दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर जो है अक्षर लिखा होता है ऊ, यानी कि उत्तर दिशा होता है। यानी यह तीर का निशान जो है उत्तर दिशा को दर्शाता भी, हम आपको अपने भाषा में समझाएंगे, पहले किताबी भाषा आप समझ लीजिए। कहता है उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कहा है कि चित्र 4.2 में आप देखिए, कहता है कि इसमें कहता है 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे कि उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, आपको समझने वाली बात क्या है कि ये देखिए, ये आपका आप प्लस बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक, इस तरीके से। तो जैसे ही प्लस आपने बनाया तो जो ये ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है, ऊपर वाला दिशा क्या कहलाएगा, आपका उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। तो जब ऊपर वाला दिशा उत्तर हो गया, ठीक है, तो जस्ट इसके नीचे वाला देख सकते हैं, जस्ट इसके नीचे वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका दक्षिण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। और आपके जो है आपके दाहिने तरफ, ठीक है, आपके दाहिने तरफ आपका क्या कहलाएगा, पूर्व कहलाएगा। और जस्ट आपके बाएं तरफ आपका क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया बात। आप कोई भी मैप ले लीजिएगा, किसी भी कोई भी मैप मानचित्र लीजिएगा, ऊपर का भाग हमेशा उत्तर होगा, उसके जस्ट नीचे का भाग जो होगा वो आपका दक्षिण होगा। आपके दाएं तरफ क्या होगा, आपका पूर्व होगा, आपके बाएं तरफ क्या होगा, आपका पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इतना हमने आपको बता दिया। तो अब जैसे ये हमने आपको बता दिया, अगर अब बोल देता है कि भाई ये बीच वाला क्या होगा, ये बीच वाला क्या होगा, तो ध्यान से कैसे बताएंगे आप। ऊपर वाला आपको पता चल गया उत्तर है, और ये वाला आपका क्या है, इसके दाहिने तरफ क्या पूर्व है। अगर इसके बीच का कोई स्थान अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, देखिएगा, उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इधर से करेंगे तो उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। अगर मान लेते पश्चिम और उत्तर के, ठीक है, पश्चिम और उत्तर के बीच का कोई जगह आपको मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, मैंने बोल दिया कि पश्चिम और उत्तर के बीच में ये स्थान बताइए, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अगर इसके नीचे यहाँ पर अगर आपको मिल गया, यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच में कोई स्थान मिल गया, तो उसको हम लोग पश्चिम दक्षिण बोलेंगे या दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। उसी तरीके से दक्षिण और पूर्व के बीच का कोई भी स्थान होगा उसको हम लोग दक्षिण पूर्व नाम से पुकारेंगे। क्लियर हो गया बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि चित्र जो है 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता आपको लगाना है, जैसा कि हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में
होती है। अब ये देखिए ये दिक् सूचक है ना, इसको जब जैसे ही करेंगे तो जो इसका ये सुई है, एक आपका चला जाएगा उत्तर की तरफ, एक चला जाएगा आपका दक्षिण की तरफ। तो आपको ये पता हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उत्तर की तरफ आप मुख कर लेंगे, ठीक है, तो उसके आपके दाएं बाएं की तरफ आपका पूर्व और पश्चिम हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी दिशा को समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ये दिक् सूचक है। आप किसी जंगल में भी चले जाएंगे, भटके, आपको दिशा नहीं जानकारी, अगर आपके पास दिक् सूचक है तो आप पता लगा लेंगे कि किस दिशा में कौन सा है। अगर दिन है तो आपको पता भी ये भी लग जाएगा, ठीक है। अगर दिन है तो आप पता लगा सकते हैं सूर्य के माध्यम से। अगर मान लेते हैं रात है तब आपको दिक् सूचक की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्रतीक के बारे में, यानी कि एक मानचित्र को बनाने में प्रतीक का क्या महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बता देते हैं। कहता है यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियाँ, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर इतने के, नहीं, उसको आप कलर से भी दिखा सकते हैं, चित्रों के माध्यम से दिखा सकते हैं, छायों के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, अक्षरों के माध्यम से भी आप प्रतीक को दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जो है पता लगा सकते हैं, ठीक। इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे आपने मूवी में देखा होगा, जैसे कि किसी भी खदान या सोने के खदान को ढूंढने के लिए मैप का सहारा लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे मूवी आपने देखा होगा। तो इसी प्रतीक को समझ करके उस मैप को पढ़ते हैं, उस जानकारी को प्राप्त करते हैं और सही जगह पर वो पहुँच जाते हैं, है ना। आगे कहता है ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह आपको इसी फिगर में 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग जो है वो पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग जो है मैदानों यानी मैदानी भागों को जिसमें घास वास होते हैं, ठीक है, को दर्शाने के लिए अक्सर जो है किया जाता है। अब यहाँ पर 4.3 का जो चित्र वो आप देख लीजिएगा। जैसे ये 4.3 है ना, तो अब जैसे कि यहाँ पर अगर घास है तो घास किससे दर्शाया गया, हरा से दर्शाया गया है, ठीक है। ये मैदानी भाग हो गया। तो जिससे अब देखिएगा अक्सर आप देखेंगे नदी को नीले रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है, यही दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक पैमाना है ये कि रेलवे लाइन यानी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे को इस तरीके से, रेलवे लाइन को कैसे दर्शाएंगे, अगर बड़ी लाइन रहेगी तो इस तरीके से, मीटर लाइन रहेगी तो ऐसे दर्शाएंगे और रेलवे स्टेशन होगा तो हम इस तरीके से दर्शाएंगे। सड़क होगा तो कैसे दर्शाएंगे, पक्की या कच्ची, तो पक्की के लिए हम इस तरीके का रूट का इस्तेमाल करते हैं और कच्ची के लिए हम डाट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कच्ची आपका इस तरीके से सड़क का हो गया। तो ये आप मैप के द्वारा यानी कि ये आपका ये सब पूरे इंटरनेशनल सहमति बनी हुई है कि आप किसी मैप को अगर आप दर्शाते हो तो इन चीज़ों का सहायता, इन संकेतों का आप सहारा लेकर के बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर सीमा को दर्शाना है यानी कि आप किसी भी देश की सीमा को अगर दर्शाना है तो क्या करेंगे, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय होगा, एक राज्य वाला होगा और एक जिला वाला होगा। अगर उसके अंतर्गत आएंगे तो आपका गांव वाला भी होगा, ठीक है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा आपको दर्शानी है तो इस तरीके से आपको दर्शाना पड़ेगा, इस संकेत से। राज्य का रहेगा तो आपको इस तरीके से और जिला का रहेगा तो आपको इस तरीके से आपको दर्शाना पड़ेगा। अब नदी है तो नदी को कैसे दर्शाएंगे, तो नदी के लिए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नदी के लिए हम इस तरीके से दर्शाएंगे, कुआं के लिए इस तरीके से यानी ब्लैक में जैसे होता है कुआं उस तरीके से दिखाएंगे, तालाब को इस तरीके से दिखाएंगे और नहर को आपको इस तरीके से दिखाएंगे और पुल को जो है इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। आप अगर इन प्रतीकों को अगर समझ जाते हैं तो आप कोई भी मैप, इंटरनेशनल लेवल का भी मैप होगा तो भी आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब उसी मैप में आपको मंदिर भी मिलेगा, गिरजाघर भी मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, छतरी भी मिलेगा। तो मंदिर रहेगा तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, गिरजाघर रहेगा तो आपको इस तरीके से मिलेगा, मस्जिद रहेगा तो आपको इस तरीके से, छतरी रहेगा तो ऐसे आपको मिलेगा मैप में। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाता है भाई पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। तो जब पोस्ट ऑफिस रहता है तो आपको इस तरीके से मिलेगा पीओ लिख करके, और पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ रहेगा तो पीटीओ करके रहेगा, और पुलिस स्टेशन में आपका पीएस रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बस्ती के लिए अगर दर्शाना होगा तो बस्ती के लिए ये रेड रेड इस तरीके से संकेत रहेगा, और कब्रिस्तान आपको इस तरीके से मिल जाएगा। पेड़ रहेगा तो पेड़ की तरह दर्शाया जाएगा, घास रहेगा तो घास की तरह दर्शाया जाएगा। अगर ये संकेत आप देख लेते हो तो आप किसी भी मैप को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। ये है कुछ मैप दर्शाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर संकेत दर्शाया बनाया गया है, वो हमने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। ठीक है। अब जैसे ये 4.4 में कहता है कि सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र है ना, तो मान लेते एक गांव है, उसमें विद्यालय भी होगा, ठीक है, डुमरी होगा। अब ये देखिए आर्यस लिखा गया, इसका संकेत आपको हमने बताया। अब ये सुंदरपुर गांव है, इसमें ये हरा हरा क्या दर्शाया गया भाई, पेड़ दर्शाया गया है। वसंत, ये रेड रेड जो दर्शाया गया ये क्या है आपकी भाई, हमने आपको क्या बताया, बस्ती को दर्शाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिएगा ये वाला संकेत हमने आपको क्या बताया भाई, मंदिर का होता है, तो आपको ये संकेत से पता होगा कि क्या आपका मंदिर है। अब देखिएगा ये किसको दर्शाता है, ये नीला नीला, ये आपको नदी जा गई है गांव से तो ये नदी को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए मंदिर हो गया। चलिए और बाकी और भी संकेत यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये किसको दर्शा रहा है, ये आपको कब्रिस्तान को दर्शा रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये है आपका पीटीओ। ठीक है। ये पीटीओ को अगर दर्शा रहा है तो पीटीओ आपका क्या होगा, पोस्ट एवं टेलीग्राफ हो जाएगा। अब देखिए ये पीएस को दर्शा रहा है तो पीएस यानी पुलिस स्टेशन को ये दर्शा रहा है, किसको, पुलिस स्टेशन को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है। अब देखिए आपका छतरी है तो ये देखिए किसको दर्शा रहा है, आपका छतरी को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मानचित्र के बारे में पता चला। मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और पैमाना, जो आपने ये माना है प्रतीक। ठीक है। ये 3 घटक आपको बता दिया। अब चलते हैं रेखा चित्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कहता है कि रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो तब क्या करेंगे, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जिसे हम रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे कि मान लेते ये मोहन है, ये है आपका सोहन। मोहन को जो है अपने घर से सोहन के घर आना है, तो क्या कहेगा कि अपने घर से आप जो है आगे चलिएगा 10 मिनट आगे चलिएगा, 10 या 15 मिनट आप क्या कर लीजिएगा, आप जो है अपने से दाहिने तरफ आ जाइएगा, मुड़ जाइएगा, फिर यहाँ आइएगा, फिर ऊपर बाएं तरफ चले जाइए, फिर दाहिने, फिर बाएं, फिर हमारा घर आ जाएगा, सीधे आएंगे। तो इस तरीके से जो ये आरेखण बनाया गया है ये आपका रेखा चित्र कहलाएगा, यानी रेखा चित्र मानचित्र कहलाएगा। इसमें कोई पैमाना का कोई उचित प्रावधान नहीं कि नहीं हाँ इतना परफेक्ट होना चाहिए। ये एक स्केच होता है, कह सकते हैं कच्चे आरेख होते हैं। ये बिना पैमाने का होता है, बस आपको उस स्थान में पहुँचने में मदद करता है, जिसे हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। अब एक आ गया आपका खाका। खाका का नाम आपने सुना होगा। ये ज़्यादातर खाका शब्द जो है आपका जैसे राजस्व विभाग में जो है ज़मीन उमीन के बारे में जो है इसमें ज़्यादा इसका इसका नाम आता है। ठीक है। खाका का यानी कि राजस्व विभाग में जैसे ज़मीन की पैमाइश करना हो गया, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, इन सभी चीज़ों के पैमाने में आपका खाका शब्द यूज होता है। आइए इसके बारे में आपको समझाते हैं। कहता है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है वो खाका कहा जाता है। यानी कहता है एक छोटे क्षेत्र का, जैसे कि मान लेते हैं आपका खेत ही हो गया,
या आपका ज़मीन ही हो गया, उसी को मान लेते दर्शाना है कि आपका ज़मीन कैसे कैसे है। तो कहता है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाका कहते हैं। भाई इस ज़मीन का, इस क्षेत्र का आप खाका तैयार कर दीजिए, ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक मानचित्र खींच सकते हैं जिसे हम खाका कह सकते हैं। सिंपल सा बात समझिए। अब हमने आपको बताया है ग्लोब, हमने आपको पढ़ाया, ध्यान समझिएगा, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया ग्लोब। ग्लोब में क्या हुआ कि ये ग्लोब क्या बताया, पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी दिया, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि भाई हमें पृथ्वी के बारे में आपने जानकारी, महाद्वीप महासागर के बारे में पूरी जानकारी दिया, हमने कहा ठीक है। लेकिन हमने कहा कि हमें अपने देश के बारे में, अपने जिला के बारे में, अपने गांव के बारे में जानकारी दीजिए। तो ग्लोब से हमने आया किस पर, मानचित्र पाया। किस पर आया, मानचित्र पाया। अब मानचित्र में हमने ये जाना कि हम अपने देश, अपने गांव तक की जानकारी हम इन मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम मानचित्र में अगर हम कहें कि हमारे घर के बारे में आप बताइए, हमारा घर कितने लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है, तब आप तो कहेंगे नहीं मानचित्र में तो ये दिखाया नहीं जा सकता है। तो मानचित्र के बाद एक छोटा इसका रूप आ जाता है खाका, ठीक है, जिसको हम कहेंगे खाका। ये छोटा रूप होता है जिसमें आप अपने खेत, जैसे आपका ज़मीन जो है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर के बारे में कि कौन सा रूम कितने लंबाई चौड़ाई में बैठा है, वो भी आप ये जानकारी किससे प्राप्त कर सकते हैं, उस खाका के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया ग्लोब यानी कि पूरे पृथ्वी के बारे में वो जानकारी प्राप्त बताएगा। लेकिन अगर हमें अपने देश, अपने राज्य, गांव के बारे में अगर जानकारी हमें प्राप्त करनी है अच्छे से विस्तृत में, तो हम मानचित्र का सहायता लेंगे। अगर हम एक विशेष छोटी चीज़ों को बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका घर हो गया, तब वो एक खाका के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक घर में कितने रूम है और कितने बाई कितने लंबाई चौड़ाई उस रूम का कितना कितना है। तो उसको हम जो खाका के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लेकर के आएंगे, अगला जो जियोग्राफी में क्लास लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिससे कि 1 और 2 क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के चैप्टर में, ठीक है। और हमने आपको डिसाइड कर दिया है कि 5 बजे जो है हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, यानी आपके लिए सीरीज लेकर के आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन होगा, जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी तैयारियाँ कितनी हुई है, और उससे क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो आपको नहीं पता है वो भी आपको पता होगा। इसके लिए 5 बजे के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत जल्द वो भी हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इस पर भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बाकी हाँ, चलते चलते ज़रूर एक बार आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड में, जितना हो सके जितना इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जितने भी क्लास चले सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम से जुड़ना आपको अनिवार्य है, टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना एक्सीलेंट एग्जाम, पहले ही चैनल आ जाएगा, उस ग्रुप से जुड़िएगा, ताकि जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक हम जो है टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। बाकी अगर आपको प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, जैसे SST में आपका हिस्ट्री का और ये जियोग्राफी का होगा, CDP का होगा, हमने ऑलरेडी बना दिया है ना। तो वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखनी है, तो आप आसानी से देख सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके से आपको दिक्कत ना हो। और हाँ, आप सभी स्टूडेंट के पास जो है नोटबुक, जैसे कि आपके पास कोई बुक होनी चाहिए जिसे पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप SST में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 6 to 8 NCERT कंप्लीट करनी है, साथ में जो है आपको पेडागोजी भी पढ़नी है SST के लिए। और बाकी आपके पास जो है CTET का 2011 से लेकर के 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक जो है आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसका एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसी को बार बार दोहराइए, आपका पहली बार में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।